नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। एनसीईआरटी एमसीक्यू का अगला वीडियो है ये। अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक से हम लोग कर रहे हैं। अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक से मैंने फिजिक्स कंप्लीट करवा दिया है। बायो भी 70% से ज़्यादा हिस्सा कंप्लीट है और इसका 30% हिस्सा जो भी बाकी है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम से करीब 2 सप्ताह पहले मैंने लगभग में साइंस कंप्लीट कर दिया है। जो बाकी है उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूँगा। आज धातु चैप्टर से हम लोग सवाल करेंगे और इसके 7 नंबर सवाल तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। 8 नंबर सवाल से आज करना है। एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा। हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, इन तीनों में अगर आपने सीक्वेंस तोड़ा, यानी कि पहला वीडियो नहीं देखा है और अंतिम वीडियो तक आप आ गए हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगा। साइंस को जब भी देखा कीजिए तो सीक्वेंस में देखा कीजिए, जिससे आपके सारे एमसीक्यू कंप्लीट हों। ऐसा कतई नहीं होगा कि पिछले साल जिस चैप्टर से पूछा गया इस बार भी उसी चैप्टर से पूछा जाए। हो सकता है कि नए सवाल भी बनाए जाएं। तो नए सवाल से आपको करने हैं अगर एग्ज़ाम में तो, और नेगेटिव बचाना है तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ कर जाना चाहिए। बीपीएससी पहले वाला नहीं रहा कि 1 महीने पढ़िए और पीटी पास हो जाइए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने सही से नहीं पढ़ाई की है तो आप पीटी नहीं पास कर सकते हैं आप। ओके, इसलिए ध्यानपूर्वक सारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू नाम से, साइंस का एमसीक्यू, उसको जाकर कीजिए। पहले वीडियो से अंतिम वीडियो तक कीजिए। थोड़ा सा कठिन लगेगा पहली बार में, दूसरी बार में सही हो जाएगा। और अभी आपके पास करीब 15 दिन का समय भी है। ओके, चलिए शुरू करते पहले सवाल से। प्रकृति में सल्फर मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के उल्कापिंड सल्फर सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। तीसरा तो सही है। सल्फर का उपयोग कवकनाशी और कीटनाशी के रूप में भी किया जाता है। चौथा भी सही है। पहला दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा क्यों गलत दिया हुआ है? क्योंकि कभी भी सल्फर जो है मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है प्रकृति में। ओके, और ये हमेशा FeS2 या PbS के रूप में पाया जाता है या अलग अलग रूपों में पाया जाता है। उल्कापिंडों में सल्फर यौगिकों की विविधता पाई जाती है। इनमें घुलनशील सल्फाइड, मौलिक सल्फर और अम्ल घुलनशील सल्फेट प्रमुख होते हैं। ओके, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ये बनाना कठिन होता है काफ़ी। औद्योगिक स्तर, इंडस्ट्रियल स्तर पर प्राप्त करने में कौन सी तकनीक कहलाती है? जिस तकनीक की मदद से हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं, उस तकनीक के बारे में पूछा गया कि वो तकनीक कौन सी कहलाती है। तो इसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है, इस तकनीक को। और क्रायोजेनिक्स का उपयोग जो होता है ये रॉकेट के प्रक्षेपण वगैरह में भी किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न से किस एक गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? तो देखिए, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम जो होता है ये अधिक दाब पर ये हमारे रक्त में भी घुलनशील होता है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, और ये ऑक्सीजन के सिलेंडर को भी सुरक्षित रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ओके, अगला निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है, लाफिंग गैस कहा जाता है इसको। अगर आपके रूम में छोड़ दिया जाए ये गैस तो आप हंसना नहीं बंद कर पाएंगे, इतना ज़्यादा ये लाफिंग गैस काम करता है। तो दिए गए कथन डी सही नहीं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड NO को नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका सवाल कि निम्न द्रवों में से किसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परिरक्षण के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का परिरक्षण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग वस्तुओं के कार्य परिरक्षण के लिए प्रशीतक रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि द्रव नाइट्रोजन में कम तापमान निष्क्रियता पाई जाती है, इसीलिए द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो परिरक्षण वगैरह के लिए किया जाता है। उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग निम्न अनुप्रयोगों में से किसके लिए किया जाता है? तो अर्धचालक युक्तियों में प्रयुक्त किया जाता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे सिलिकॉन आए, जर्मेनियम आए, तो किसका नाम ध्यान में आना चाहिए? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बीच की स्थिति होती है कंडक्टर, और इंसुलेटर के बीच की स्थिति सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें एक नॉर्मल ताप देने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन से उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं, आपके हाथ में जो फ़ोन है और आपने जो स्मार्ट वॉच पहना है, या आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होगा, टीवी से लेकर हर चीज़ आइटम में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उच्च शुद्धता के मोनोक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। इसे एकल क्रिस्टल सिलिकॉन भी कहा जाता है। जब श्वेत फॉस्फोरस को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो ये चमकता दीप्त है, चमकता है। क्यों, ये पूछा गया है आपसे। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है फॉस्फोरस का, इसीलिए चमकने लग जाता है ये। फॉस्फोरस वगैरह का इसीलिए उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो पटाखों वगैरह के निर्माण में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है।
प्रश्न में दी गई परिघटना में कथन सी सही व्याख्या करता है। श्वेत फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस ऑक्सीजन के कारण अंधेरे में चमकता है। इसे खुली वायु में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये वायु में आग पकड़ लेती है। जो माचिस का तीली आप यूज करते हो उसमें रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है, रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है और ये शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। माचिस के तीली पर जो लाल लगा होता है वो किसका होता है? वो रेड फॉस्फोरस होता है। उसमें भी फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोगों को ध्यान में रखिएगा, अपने आस पड़ोस में ज़रा साइंस को देखिए, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन के 3 स्थानिक होते हैं जिसमें प्रोटियम सर्वाधिक प्रचलित है। हाइड्रोजन H+ आयन विलयन मुक्त रूप से विद्यमान होता है। हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? 15 का 15 का आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। हाइड्रोजन के संदर्भ में कथन 1 और 3 सही है। हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। कौन कौन से? इनको ध्यान में रखिएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, ये क्या है? ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है, आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के अस्थायी समस्थानिक हैं। ट्रांटियम जो होते हैं रेडियो एक्टिव है तथा हाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में काम करता है। ओके, निम्न कथनों में से कथनों विचार करना है। संगमरमर मार्बल टूथपेस्ट का संगठक है, टूथपेस्ट का संगठक है। जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा केवल सही है यहाँ पर, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अमोनियम सल्फेट का निर्माण जिप्सम से ही किया जाता है और कथन सही नहीं क्योंकि संगमरमर टूथपेस्ट का संगठक नहीं है। संगमरमर जो होता है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, और जो आप घर पर जैसे दिवाली के समय में घर पर जो चूना की पुताई करवाते हैं कई लोग, तो आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, वो जिस दिन पुताई होती है उसके 2 से 3 दिनों बाद उसमें असली शाइनिंग आती है। क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, वायु के साथ में, वैसे वैसे उसमें चमक बढ़ती जाती है। तो वो भी वहाँ पर दरअसल में CaCO3 ही होता है, लेकिन वो फार्मूला तो एक ही है लेकिन दोनों का रूप अलग अलग होता है। ओके, ग्राफीन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। वह एक द्विआयामी पदार्थ है ग्राफीन और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। ग्राफीन वगैरह का उपयोग स्क्रीन टच के जो अच्छे मोबाइल होते हैं, जो अच्छे टैब होते हैं, उनमें भी उसका उपयोग किया जाता है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु पतला किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। वह पूर्णतः अपारदर्शी होता है। इसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया। पूर्णतः अपारदर्शी नहीं होता है ये थोड़ा सा पारदर्शी भी होता है, कई बार झिल्ली के रूप में भी काम करता है। ग्राफीन 1 अणु की मोटाई वाला, कितना पतला है अंदाज़ा लगाइए। 1 अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। विलक्षण, इसकी खोज मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिक आंद्रे जीम और कोस्टांटिन नोवोसेलोव ने वर्ष 2004 में की थी। ग्राफीन के आश्चर्यजनक गुणों को रेखांकित करने के कारण ही दोनों वैज्ञानिकों ने वर्ष 2010 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और जिम और नोवोसेलोव ने ग्राफीन को ग्रेफाइट के एक टुकड़े से निष्कर्षित किया था। ग्राफीन एक द्विआयामी होता है, 2 डायमेंशनल होता है। द्विआयामी होने का लाभ यह है कि इसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित करना त्रिआयामी तत्वों की तुलना में अधिक सरल होता है। ग्राफीन न केवल अत्यंत पतला होता है बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे शक्तिशाली भी है। विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के भी गुण हैं। ग्राफीन का उपयोग कंप्यूटर चिप्स, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन आदि में किया जाता है। जो आपके फ़ोन का टच स्क्रीन बनाया जाता है उसमें भी ग्राफीन का उपयोग किया जाता है। आप सही सुन रहे हैं, टच स्क्रीन मोबाइल वगैरह जो इतने हाईटेक हो गए, और जो खासतौर से एप्पल के जो टैब होते हैं उसमें ग्राफीन वगैरह का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो उसको मजबूती भी प्रदान करता है और साथ साथ क्या करता है, वो उसको खूबसूरत और सही तरीक़ा से भी दिखता है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो महंगे कार होते हैं जैसे BMW हो गया, ऑडी वगैरह के जो कार आते हैं मर्सिडीज़, उसमें उस कार के ऊपर में पतली सी ग्राफीन की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है वो स्क्रैच प्रूफ हो जाता है, उस पर स्क्रैच वगैरह नहीं लगते हैं और नुकसान भी गाड़ी को कम पहुंचता है। तो बहुत सारा ग्राफीन का उपयोग है। ग्राफीन ने लगभग में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इसको पूरी बदल कर रख दिया था, और सेंसर वाले जो कार वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अगला है आपका एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और द्रव अमोनिया। अब आपको मैच करना है इसका किस में उपयोग होता है। उपयोग पर थोड़ा सा ध्यान अधिक दीजिएगा। एसीटोन का उपयोग किस में होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 का 2 है। नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में एसीटोन का उपयोग किया जाता है।
कार्बन टेट्राक्लोराइड का अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। अग्निशामक आग बुझाने में CO2 का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो आप टेट्राक्लोराइड को आसानी से ध्यान में रख ही लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग घावों के मरहम पट्टी में किया जाता है। और द्रव अमोनिया जो है ये प्रशीतक के रूप पर, मतलब कि ठंडा करने के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लिक्विड अमोनिया का उपयोग पहले के ज़माने में जो फ्रिज होते थे, 2000 ईस्वी से पहले के जो फ्रिज होते थे या AC होता था, उसमें इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन समय के साथ इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंध फैलाता है। फ्रिज और AC चलने पर पहले के ज़माने में, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब लिक्विड अमोनिया का उपयोग किया था, इसके कारण से बदबू फैलती थी, गंध फैलती थी, तो इसके कारण से भी हटा दिया गया। और दूसरे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, सेहत के लिए भी खराब होता है द्रव अमोनिया। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। इसका आंसर C हो जाएगा, ध्यान जरूर रखिएगा आपको। एसीटोन का उपयोग नाखून पॉलिश अपसारक रिमूवर के रूप में किया जाता है। जो महिलाएं नाखून पॉलिश को हटाने के लिए उपयोग की, तो उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है, और ज्वलनशील होता है, हाईली ज्वलनशील होता है वो। यह एक रंगहीन अविलाक्षणिक गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वलनशील है, उसको केरोसिन के तौर पर भी आप उपयोग कर सकते हैं, कहीं पर आग लगाने के लिए, ईथर वगैरह का। इसलिए कई सारे जगहों पर फ्लाइट वगैरह में या ट्रेन वगैरह में ईथर के भारी मात्रा में लेकर चलना मना होता है। ओके, तो उसमें एसीटोन होता है, वो अग्निशामक, अग्नि मतलब कि फ्लेमेबल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। CCl4 का देखिए इसमें क्या है, क्लोरीन है और कार्बन है। घावों पर मरहम पट्टी करते समय हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। यह तीक्ष्ण गंध वाली हवा से भी हल्की होती है। अभी मैंने बताया कि इसमें गंध बहुत तेज होता था, इसलिए इसको धीरे धीरे हटा दिया गया। निम्न कथनों विचार करना है आपको। द्रव हाइड्रोजन फ्लोराइड अजलीय विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह संक्षारक है, कांच उत्कीर्णन में प्रयुक्त किया जाता है। इसके कारण त्वचा पर दर्द भरे जख्म बनते हैं। द्रव हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में बता रहा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड सिलिका से क्रिया करता है। उत्तकों को निर्जल करने के साथ साथ इसका उत्तकों पर अम्लीय प्रभाव दर्द भरे जख्मों को उत्पन्न करता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF होता है, अजलीय विलायक होता है, एक प्रकार का संक्षारक है। इसका उपयोग कांच उत्कीर्णन में किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड सिलिका से क्रिया करके उत्तकों को निर्जल करने के साथ साथ उत्तकों का अम्लीय प्रभाव, एसिडिक इफेक्ट भी डालता है, आपका स्किन खराब कर सकता है। ओके, अगला चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रहा है, कार्बन और उसके यौगिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री मुझसे पूछा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, इसका जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। निम्न से उस टीम में कौन सम्मिलित नहीं था, तो देखिए फैमेन इसमें से सम्मिलित नहीं था, बाकी HW कोटे, RF कर्ल और RE स्माले, ये तीनों थे जिन्होंने खोज की थी। फुलेरेंस की खोज की थी इन्होंने, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फैमेन कार्बन के तीसरे अपरूप को खोज करने वाले वैज्ञानिक की टीम में सम्मिलित नहीं थे। कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज इसके रॉबर्ट F कर्ल अमेरिका, सर हैराल्ड W कोटे ब्रिटेन और रिचर्ड E स्माले अमेरिका ने की थी। इनको वर्ष 1996 में फुलेरेंस की खोज के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ताज़ा खोज है, इसमें से भाप आ रहा है, गर्मा गर्म खोज है, मतलब कि 96 ईस्वी में खोजा गया। समझ सकते हैं आप कितना लेटेस्ट है ये बकमुनस्टर फुलेरिन। फुलेरिन्स कार्बन का अपरूप होता है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संघनित होते हैं। इसका गुणसूत्र C60 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, यूपी वालों ने एक बार PT में पूछा हुआ ही है। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिनिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलेरिन्स रखा गया। बकमिनिस्टर फुलर भी बोल देते कई सारे लोग इसको ध्यान रखिएगा। समस्थानिक कार्बन 614 संबद्ध है किससे, तो जीवाश्म के अणु निर्धारण से। जो आप कार्बन डेटिंग सुनते हैं वो इसी के द्वारा किया जाता है। आइसोटोप होता है ये कार्बन का एक। अगला है आपका कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन आप उतना तो कर ही सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के माध्य केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि आबंध अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मान लीजिए त्रिआबंध किसी ने बनाया हुआ तो असंतृप्त होगा क्या वो। कार्बन के संतृप्त यौगिक और संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा C। 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कार्बन के यौगिक के संदर्भ में कथन 1 और 2 सही है। कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके मध्य बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। द्वि आबंध
और त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। इसे प्रति कार्बन परमाणु की क्रमशः 1-2 संयोजकता अंतुष्ट रहती है। इसे संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन के मध्य द्विआबंध और त्रिआबंध का निर्माण होता है। कथन 3 सही नहीं था, क्यों? क्योंकि कार्बन के असंतृप्त यौगिक यानी कि अनसैचुरेटेड यौगिक जो होते हैं वो संतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी पृथ्वी पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक हैं, कुछ भी आप उठा लीजिए, उसका मूल तत्व कार्बन ही होता है, कार्बन ही होता है। ओके, सभी जैव यौगिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन ही होता है, क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर ही आधारित होती हैं। आपके शरीर में भी कार्बन है और लकड़ी में भी क्या है? कार्बन। कार्बन के बिना हो ही नहीं सकता। आपके शरीर में ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकता है, लकड़ी में सेलुलोज के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन होगा तो जरूर ही वहाँ पर। ओके, कार्बन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती हैं। क्या कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव होती हैं? अधिकांश कार्बन के यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। तो देखिए, पहला तो यहाँ पर गलत ही है, क्योंकि कुर्सी टेबल सजीव थोड़ी ना, लेकिन उसमें भी कार्बन है। लेकिन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। ओके, कार्बन के संदर्भ में कथन 2 सही है। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के अधिक चालक नहीं होते हैं, क्योंकि सामान्यतः इन यौगिकों के आबंध में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। अधिकांश शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दरअसल केमिस्ट्री और साइंस में ही हमेशा अपवाद जरूर होता है। कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती हैं। ओके, अगला है आपका एथेनॉल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सत्य असत्य का एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा। आज आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में प्रेशर में आप सत्य असत्य देखे बिना भी 2-4 सवाल सॉल्व करेंगे, तो इसलिए वहाँ पर विशेष ध्यान में रखिएगा। बाद में बहुत अफसोस होगा कि आता हुआ सवाल गलत हो गया। क्या है इसमें, कौन सा सही नहीं है? तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एथेनॉल सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत करता है। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बाकी यह कमरे में द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे के ताप पर भी, रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में होता है एथेनॉल। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपचयी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो ये 3 तो सही हैं, चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एथेनॉल के संदर्भ में कथन डी सही नहीं है, क्योंकि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम को कमज़ोर बनाता है। ये नर्वस सिस्टम को कमज़ोर बनाता है ये। इसके अतिरिक्त यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहा जाता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि के उपयोग में किया जाता है। अल्कोहल के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। गन्ने के रस से सीरा बनाया जाता है, जिससे किण्वन से अल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 7 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। अल्कोहल जो कंज्यूम आप करते हैं, अल्कोहल उसी की बात हो रही है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस से सीरा बनाया जाता है। इसका किण्वन करके अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। आजकल बिहार में जब शराब थोड़ा सा महंगा हो गया है, उपलब्ध तो सब जगह है, महंगा हो गया है, तो वैसे में यही सीरा वाला ही अल्कोहल बनता है। और इसमें थोड़ा सा भी अगर बनाते समय इस प्रक्रिया किण्वन के दौरान अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो ये जहरीला शराब हो जाता है, और इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल बदल जाता है और वो जहरीला हो जाता है। इसलिए कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है जहरीले अल्कोहल से, और आंख अंधे हो जाते हैं उनके, और गला ख़राब हो जाता है परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ जाती है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा अल्कोहल को। ओके, अगला सवाल है आपका कि बेकेलाइट निम्न से किसके सघनता से बनता है? तो बेकेलाइट बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की सघनता से। बेकेलाइट फिनॉल या फॉर्मल्डिहाइड की सघनता से बनता है। 1907 में बेल्जियम का रसायन लियो बेकलैंड ने बेकेलाइट का संघनन फिनॉल या फॉर्मल्डिहाइड द्वारा किया था। बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग बिजली के स्विच एवं बर्तन के हत्थे बनाने में किया जाता है। जो आप बर्तन देखते हैं सस्पेंज जनरली जो होते हैं चाय वगैरह बना, उसमें जो आप बर्तन पकड़ते हैं हैंडल, तो वो बैकेलाइट का बना होता है। वो क्या होता है, वो गर्म नहीं होता है। जैसे कुकर का जो हैंडल होता है वो क्या होता है, बैकेलाइट का बना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसी कारण से उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है जिसमें भी बैकेलाइट लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं। और क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसका, ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कुचालक होता है। ओके,
निम्न से कौन से बहुलक का जैव निर्मिमीकरण नहीं किया जा सकता है? तो पीवीसी का जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। पीवीसी का उपयोग भी किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? ये भी उष्मा का कुचालक होता है। तो जो घर में आपके गीजर वगैरह लगा होगा तो उस गीजर से जो पाइप निकलती है ना, गर्म पानी का जो पाइप होता है, उसमें भी पीवीसी का उपयोग किया जाता है। पीवीसी बहुलक का जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता है। सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन का जैव निम्नीकरण हो सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बहुलक का जैव निम्नीकरण संभव नहीं है क्योंकि यह कृत्रिम बहुलक होता है। ये मानव निर्मित बहुलक है। और जो प्रोटीन वगैरह होते हैं ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं, इनका जैव निम्नीकरण हो सकता है। मतलब अगर आप प्रोटीन अंडा है उसको आप फेंक दीजिए तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, लेकिन पीवीसी पाइप को फेंक दीजिए, 5000 साल भी अगर खोदेगा कोई तो वहाँ पर पीवीसी पाइप वहाँ पर वहीं रहेगा। ओके। निम्न से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये है टर्टरिक अम्ल। टर्टरिक एसिड जो है ये कहाँ कहाँ पर अंगूर, इमली और केले में पाया जाता है। अंगूर, इमली और केले में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? गन्ने के रस को किण्वन करके सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपलब्ध होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया था। परिरक्षक का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म पर तक हमें किसी चीज़ को रखना है तो उसके रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपके घर में जो अचार रखा हो वो किसका उदाहरण है? परिरक्षण का उदाहरण है। वो फल तो सड़ जाना चाहिए था लेकिन वो फल का परिरक्षित किया गया, इसीलिए वो इतने लॉन्ग टर्म तक रह पाता है। ये परिरक्षण का उदाहरण होता है। तो सिरका वगैरह का भी उपयोग इसीलिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलायक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिडिक एसिड होता है। ओके। गैसोहोल के बारे में आपको बताना है। यूकेपीएससी पीटी 2005 से पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस 2005 में। गैसोहोल क्या होता है? ये होता है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल को मिलाने पर गैसोहोल बनते हैं। गैसोहोल ईंधन एथिल अल्कोहल 10% और पेट्रोल को मिलाने पर बनता है। और यही तो हमारी नीति है कि 2030 तक हम करीब 25% अल्कोहल को मिश्रित करना चाहते हैं। कहाँ पर? तो पेट्रोल में, जिससे हमारे पेट्रोल कम आयात करना पड़े और हमारे किसानों की आय भी बढ़ सके। ओके। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ निम्न से कौन सा होगा? तो पदार्थ होगा हाइड्रा होगा, इसको जरूर ध्यान में रखेगा। हाइड्राइड होगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और हाइड्रोजन ईंधन की बात हो रही थी इसलिए इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ब्लर हो गया है, डोंट वरी, मैं आपको बुक में से देख कर पढ़ देता हूँ इसको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रश्न में जिस पदार्थ का विवरण है वो हाइड्राइड है। हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित हो जाती है। पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। हाइड्राइड के रूप में हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है। तो जो हाइड्रोजन ईंधन की हम बात करते हैं वो हाइड्राइड के रूप में इसका हम सरलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। अगला है आपको ईंधन अंगीठी में जलने वाले कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला को उत्पन्न ऊष्मा देता है। अगला है इसका कारण क्योंकि गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो देखिए ऐसा तो नहीं है, दूसरा तो गलत ही हो जाएगा और ए सही है किंतु आर गलत है। कथन ए सही है, आर गलत है। अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला को उष्मा देता है। ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि उष्मा देते हैं। अतः ज्वाला केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही उत्पन्न नहीं होती बल्कि ठोस व तरल पदार्थ से भी उत्पन्न हो सकती है। अगला सवाल है आपका, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है क्योंकि मीथेन घरों तथा कारखानों में जलने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है जहां वह पाइपलाइन में उससे उपलब्ध कराई जा सकती है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ए गलत है किंतु आर सही है। क्यों भाई? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है जबकि बायोगैस में मीथेन ईंधन के रूप में सीधे प्रयोग में लाई जाती है। बायोगैस में मीथेन होता है लेकिन एलपीजी में प्रोटेन और ब्यूटेन होता है। ओके। सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, वाटर, जल गैस, अब इनको मैच करना है। आप एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर तो मैं आपको करवा ही दूंगा। देखिए सीएनजी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीथेन और एथेन। ओके। एलपीजी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन।
और वाटर गैस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। 3 2 4 1 इसका आंसर होना चाहिए, 1 4 3 2 1 4 इसका आंसर होना चाहिए थी, नहीं इसका आंसर 3 2 4 1 होना चाहिए। 3 2, उसके बाद से कोल गैस हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर गैस हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। देख लेते हैं इसका आंसर वही दिया ना, 3 2 4 1 दिया हुआ है। सीएनजी के प्रमुख घटक मीथेन तथा एथेन है। इसमें मीथेन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। ये एक प्रकार की ईंधन गैस है जिसका उपयोग वाहन में किया जाता है। एलपीजी के प्रमुख घटक ब्यूटेन 80%, प्रोपेन 20% है। इसका उपयोग खाना वगैरह पकाने के लिए ईंधन में किया जाता है वाहनों में। कोल गैस के प्रमुख घटक हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। इसका उत्पादन बिटुमिनस कोयले के आसवन द्वारा किया जाता है। वाटर गैस के प्रमुख घटक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इसका उपयोग फिशर ट्रॉप्स में किया जाता है। ओके, तो 3 2 4 1 इसका आंसर था। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो सबसे स्वच्छ है इनमें से प्राकृतिक गैस। ओके, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचलन के रूप में उपयोग होता है? तो ये डीजल के लिए सीटेन संख्या निकाला जाता है। ओके, इसके गुणता को क्वालिटी को जांचने के लिए। निम्न से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है ये विस्फोटक नहीं होता है। बाकी टीएनटी, टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोरेट, ये सभी के सभी विस्फोटक होते हैं। ओके, और क्लोरोफॉर्म तो पता ही आपको बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? तो ये है साइक्लोनाइट। दिए गए विकल्पों में साइक्लोनाइट RDX का एक अन्य नाम है। ये एक अति विस्फोटक ठोस है जिसका रासायनिक सूत्र C6H6N6O6 होता है। इसे अन्य नाम हाइड्रोजन एवं T4 आदि के नाम से भी जाना जाता है। हेक्सोजेन, मैंने हाइड्रोजन बोल दिया था, हेक्सोजेन और T4 के नाम से जाना जाता है। अगले और अंतिम चैप्टर पर आगे हम लोग इसके कुछ सवाल मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद हमारा रसायन शास्त्र आज केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में उपयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट। किसका? सोडियम बेंजोएट को जो फूड होते हैं उसको परिरक्षित करने के लिए, अधिक दिनों तक रखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ओके, C6H5COO Na का उपयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है। खाद्य परिरक्षण खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षण हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फास्फोरस खनिज की कमी से हड्डियों की वृद्धि में कमी हो जाती है। BHT तथा BHA प्रचलित प्रतिऑक्सीकारक हैं। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग जैम स्क्वैश का परिरक्षण में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। सभी के सभी ये सही दिए हुए हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है देख लीजिए एक बार, उसी प्रकार का सवाल है। दैनिक जीवन व रसायन, यानी कि आप डेली लाइफ में किस तरह से केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं, और यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हैं इसमें सारे के सारे। खाद्य परिरक्षकों का प्रमुख कार्य भोजन को ऑक्सीकरण के कारण खराब होने से रोकना है। भोजन खराब क्यों होता है? ऑक्सीकरण के कारण खराब होता है क्या? सोडियम बेंजोएट, वनस्पति तेल, साधारण नमक आदि प्रमुख परिरक्षक हैं। वनस्पति तेल जो होता है क्या है, वो भी परिरक्षक होता है। साधारण नमक जो होता है क्या है, वो भी परिरक्षक का काम करता है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। खाद्य परिरक्षकों का प्रमुख कार्य भोजन को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की रफ्तार को कम कर देता है। परिरक्षक दरअसल में जो ऑक्सीडेशन की रफ्तार है उसको धीमा कर देता है। ये महत्वपूर्ण आवश्यक योज्य होते हैं जो खाद्य पदार्थों पर ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परिरक्षण प्रिजर्व में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रिया उस खाद्य पदार्थ की अपेक्षा अधिक होती है जिसका यह परिरक्षण करते हैं। सोडियम बेंजोएट, वनस्पति तेल, साधारण नमक आदि प्रमुख परिरक्षक हैं। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल की तरह ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस उपयोग का क्या आधार है? तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में जो दो तीन फैक्ट मिले हैं आपको, उसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो चौथे का आंसर देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसका आंसर दिया हुआ D। एस्पार्टेम जो है सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ओके, बस यही था इसमें, तो और क्या बताऊँ इसमें मैं। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, सुक्रोज से लगभग 100 गुना अधिक मीठा भी होता है ये। अगला है आपका कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा
इन्वर्ट शुगर अधिक मधुर होती है। सुक्रोज के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस से प्रतीप शर्करा प्राप्त की जाती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है। ये जो इन्वर्ट शुगर है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा होती है। तो फ्रक्टोज के कारण इन्वर्ट शुगर जो होते हैं इनमें ज़्यादा मिठास होती है। ओके, अगला है आपका कपड़ा धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इत्यादि मिश्रित किए जाते हैं। क्यों? चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बने रहे। किसके लिए मिक्स किए जाते हैं ये? कौन से चीज़? तो जो डिटर्जेंट वगैरह आप यूज़ करते हो उसकी बात हो रही है। सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिक्स किए जाते हैं उसमें। तो छठे का आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कारण से इन दोनों का मिश्रित किया जाता है। ओके, अगला सवाल है आपका कि कृत्रिम प्रक्षालक अपमार्जक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। जो कठोर हार्ड वाटर होता है उसमें अधिक झाग बनता है क्या? कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है। दोनों के दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त रसायन का नाम क्या है? इसका नाम है सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। इसे कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल जो रेनिंग होती है ये काफ़ी ज़्यादा कठिन प्रक्रिया होती है और खर्चीली भी होती है। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग कि रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? तो ये क्या है? तो ये मरकरी है। मरकरी सल्फाइड होता है। ओके, डी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, रासायनिक दृष्टिकोण में मरकरी सल्फाइड सिंदूर होता है। यह रासायनिक तत्व पारा तथा सल्फर से बना है। जिसका उपयोग लाल रंग द्रव्य के रूप में करते हैं तो इसे सिंदूर के रूप में जाना जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरी सल्फाइड ही होता है, HGS। जो सिंदूर लगाते हैं वो HGS लगा रहे हैं, दरअसल में पारा और सल्फेट लगा रहे हैं वो। ठीक है ना। अगला है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, मोनोपोटेशियम टर्टरेट। अब इसको मैच कीजिए, एक बार मैच कीजिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। पोटेशियम ब्रोमाइड किससे मैच होगा? कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट उपयोग किया जाता है बारूद के रूप में। पोटेशियम सल्फेट जो है ये उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। और मोनोपोटेशियम टर्टरेट जो है ये बेकरी में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर 2, 4, 1, 3 दिया हुआ है, ए आंसर दिया हुआ है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक फॉस्फेट और जिंक सल्फाइड, इसका उपयोग आपसे पूछा गया है। तो सामने दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है क्या? पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे का विष के रूप में, जिंक को जरूर ध्यान रखिएगा, जो रैट किलर होते हैं उनके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, रैट पॉइजन के रूप में। दिए गए युग्मों में सी सही सुमेलित है क्योंकि जिंक फॉस्फाइड ZN3P2 का उपयोग चूहे के विष के रूप में किया जाता है। कार के इंजन में अपस्फोटन से बचने के लिए निम्न से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल का उपयोग किया जाता है। लेड टेट्राएथिल का उपयोग किया जाता है। एंटी नॉकिंग की दर बढ़ जाती है इससे। ओके, और आज का अंतिम सवाल है कि निम्न से किस बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर सी। केवलर और लेक्सॉन का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनते हैं या कांच बनते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक आपका केमिस्ट्री था। बाकी आगे कुछ सवाल हैं जो आपको PDF में दे दूंगा। 3 से 4 सवाल मात्र बचे हैं, आपको PDF में दे दूंगा मैं, उसको आप कर लीजिएगा। उसमें कुछ है ही नहीं, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप खुद से कर लें उसको। PDF उल्टा कर तो देखेंगे। आज अपना वीडियो यहीं तक रहा और केमिस्ट्री आपका समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।